Good morning, students. We will start with the book Indian People and Economy. This is chapter 9, Planning and Sustainable Development in Indian Context. What do you mean by context? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस टाइम पर जो इवेंट्स की हैपनिंग होगी वो होता है कंटेक्स्ट. नाउ इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है इन जनरल कि सोशल वेलफेयर. वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, लाइक बहुत सारे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट स्कूल ओपन होना, बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन होते हैं, रोड कनेक्टिविटी करते हैं. नो, दिस इज डेवलपमेंट. और इट इज़ अ क्वालिटेटिव टर्म, क्वालिटेटिव. ठीक है, कि हम इसमें क्वालिटी में इंक्रीज करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं इसमें. ठीक है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है ये. अब इसमें आता है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है. देखो, ये काफ़ी न्यू टर्म है अमर्त्य सेन, और इसमें डॉक्टर महबूब उल हक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. देखो, इसमें क्या होता है कि एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस, कितना सोच सकते हैं वो, क्या क्या चूज कर सकते हैं. इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन क्या लाती है? फ्रीडम. ठीक है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, गुड हेल्थ होगी. ठीक है, उसके बाद गुड अच्छे इनकम. ठीक है, और एम्पावरमेंट. इस अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें लोगों के पास इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम हो. ये क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रीडम. सबके पास वन वोट है, कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, लाइक पॉलिटिकल फ्रीडम तो है. इकोनॉमिकल कैसे होती है? ये कैलिबर पे बेस होती है. कुछ इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. आप देख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. बिहार से लोग माइग्रेट करते सीजन में माइग्रेट करके हमारे पास आते हैं, और वो लाइक कुछ मुंबई. ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज बड़ा रोल प्ले करती हैं बच्चे इसमें. सोशल क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 14 से 18 तक हमें इक्वालिटी के राइट दिए हैं. इसके अलावा बहुत सारी सोशल राइट गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करती है ताकि इक्वालिटी आ सके. अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से. देखो, थिंकिंग फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्कीम, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन. देखो मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे देखो कि हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में. हम थिंक कर रहे होते हैं कि उस गोल को किस तरह से अचीव किया जाए. लाइक हम थिंक करते हैं, हम प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं. प्लान फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर हम स्कीम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, और फिर हम सेट ऑफ एक्शंस लेते हैं ताकि वो गोल अचीव हो जाए. लाइक हमने थॉट्स थिंकिंग किया, हमने प्लान बनाया, और फिर हम एक्शंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कोई एसआई का या आईएएस का फॉर्म अप्लाई किया. अप्लाई करते ही आप चद्दर तान के सो गए, और आप सुबह उठे, आपको लगा आईएएस बन गए. ऐसा नहीं ना. मतलब आपने फॉर्म अप्लाई करके उसके बाद आपको सेट ऑफ एक्शंस लेने पड़ेंगे. एक्शन, थिंकिंग के साथ एक्शन मस्ट है. जब तक एक्शन नहीं होगा तो तब तक तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी. फॉर द पॉइंट, एक्शन इज मस्ट टू अचीव एनी गोल. ओके, दो इट इज वेरी ब्रॉड टर्म, प्लानिंग इज वेरी ब्रॉड टर्म. ये वेरी हर एक गोल के लिए बहुत ही डिफरेंट एक्शन हमें लेने पड़ते हैं. इन दिस चैप्टर इट हैज बीन यूज्ड विद द रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये भी एक बहुत ज़्यादा बोर्ड टर्म है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं. लाइक हमारी जीडीपी कैसे इंक्रीज हो रही है. अब जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी? लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक बार ऐसी बात होती थी कि हमारे जो कंट्री के लीडर्स होते हैं, नेता, कह देते थे कि हमारा जीडीपी बहुत हाई है, पर एक्चुअल सिचुएशन में हमारे यहाँ पे पॉवर्टी भी थी. ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे. देखो, पहले जो प्लान होते थे वो थोड़ा सा हिट मिस मेथड यूज किया जाता था, लेकिन आज जो हम प्लान करते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं. किसी बच्चे की एजुकेशन ले लो, एलकेजी यूकेजी से लेके 12 तक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं उनके पेरेंट्स. लाइक हमारी गवर्नमेंट हमारी पेरेंट्स की तरफ वर्क करती है.
तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। देखो जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस वक्त एक प्लानिंग कमीशन था जो कब फॉर्म हुआ था, देख लेते कि प्लानिंग कमीशन जो फॉर्मुलेशन हुई थी वो हुई थी 1950 के आसपास। हाँ, 15 मार्च 1950 में फॉर्मुलेट हुआ था। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन था और इसके फंक्शंस क्या थे, ये पूरे कंट्री के लिए प्लान बनाएगा। ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इसी के पास फंड की भी पावर थी। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन का हेड होता था काफी उसके पास पावरफुल पर्सन था वो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों के जो कुछ स्टेट्स होते हैं उनको ज़्यादा अलॉटमेंट हो जाती है, कुछ पीछे रह जाते हैं, कंप्लेन वाली प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इसमें और भी कई ड्रॉबैक्स थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ रीजन, कुछ पॉकेट्स ज़्यादा डेवलप हो गई। एक एग्जाम्पल ले लो कि जो पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में काफ़ी एडवांस हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉकेट्स लाइक मुंबई है, बेंगलोर, चेन्नई, कुछ पॉकेट्स ज़्यादा डेवलप हो गई। इससे क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों। और वो क्या होती है कि अब वहाँ पे कुछ उस एरिया पे कुछ जो सोर्सेज है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, इसको मतलब ये एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इज नॉट ए गुड प्लानिंग। इसके अलावा इसमें लोकल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमारे गांव में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सेंटर में जो कमिश्नर बैठे हुए हैं प्लानिंग कमीशन के, उसको कम पता होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द जो लोकल मैन वहाँ का है। ठीक है, जो नागालैंड में जो गांव हैं, जो मणिपुर में जो विलेजेस हैं, उनको लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पता होता है, उनको एनरोल करना होता है डेवलपमेंट के लिए बच्चे। ठीक है, तो इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी आ गई थी, लाइक जो बीजेपी ने गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया था कि जन धन योजना स्टार्ट करके कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट उन्होंने ओपन करे। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आज आने के बाद हमने जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने नीति आयोग बनाया 1 जनवरी 2015 को। देखो इसमें क्या चेंजेस थे बच्चों। देखो, तो नीति आयोग क्या था, ये इसके पास केवल ये स्ट्रेटेजिक एडवाइजर था, टेक्निकल एडवाइस देता था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, दोनों को एडवाइस कर सकता है, लेकिन इसके पास फंड एलोकेट करने की पावर नहीं है। इट मेयरली एन एडवाइजरी बॉडी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शंस में चेंज किया गया, पोजीशंस जो जो अथॉरिटी होती थी उसमें भी चेंजेस लाए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्लानिंग कमीशन था वो सेंट्रलाइज उसने पॉलिसीज को अडॉप्ट करा। कब से कब, 1950 से 1970 तक सेंट्रलाइज पॉलिसीज थी। 1970s ऑनवर्ड्स हमने डिसेंट्रलाइज पॉलिसी स्टार्ट की। इसका मतलब क्या होता है, मल्टी लेवल प्लानिंग। देखो मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होती है, यहाँ पर देख लीजिए कि एक मेहता कमेटी आई थी जिसने रिकमेंड करा था कि डिसेंट्रलाइजेशन या मल्टी लेवल प्लानिंग इज अल्टीमेट प्लानिंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विलेज लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है वो वहाँ के लोकल इज मोर अवेयर इन कंपैरिजन टू द पर्सन सिटिंग इन दिल्ली। ठीक है, सो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग की जाती है। सो अब विलेज लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, स्कूल ओपन करने हैं, हॉस्पिटल लाना है, या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। ब्लॉक लेवल पे रोड कनेक्टिविटी लानी है। ठीक है, स्टेट लेवल पे इंटर स्टेट कनेक्ट, मतलब क्या करना है कि रोड की कनेक्टिविटी देखनी है एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट की, ट्रेड कैसे इंक्रीज करना है, कि ये मल्टी लेवल, मतलब यहाँ पे मल्टी लेवल है, समझते हो कि हर एक लेवल पे अलग से प्लानिंग की जा रही है ये, और ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब जो विलेज लेवल प्लानिंग होती है वो ब्लॉक लेवल पे रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, और जो ब्लॉक लेवल किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, मतलब ये एरिया प्लान किया जा रहा है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था प्लानिंग कौन कौन से लेवल पे होती है, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। ठीक है, वहाँ पे स्टडी करके, रीजनल स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेटेड था ये, और फंक्शनल इंडिपेंडेंस थी कि जो विलेज लेवल पे रिक्वायरमेंट है उस पर काम किया जाए, ब्लॉक लेवल पे अलग थी। ठीक है, जो उस पर वर्क किया जाएगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी बात की गई थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1992 जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसमें पंचायती राज,
अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे। अब हम आते हैं कि जो जो डेवलपमेंट की इन जनरल दो ही अप्रोच बताई गई हैं अभी इस बुक में। एक तो होती है सेक्टोरल अप्रोच, दूसरी होती है रीजनल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच में क्या करते हैं कि देखो, प्लान करने के लिए सेक्टोरल प्लानिंग के लिए थिंक करना होता है, फॉर्मुलेशन होती है पॉलिसी के, और फिर उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसी सेट पे मतलब एक पूरा जो फ्रेम तैयार किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको कि जो 1950 से 70 तक थी वो एग्रीकल्चर लाइक फर्स्ट नाइन जो 5 ईयर प्लान था, हमारे 5 ईयर प्लान जो हमने रशिया से अडॉप्ट किए थे। ठीक है, हमने बहुत सारा चीज सिस्टम अडॉप्ट किया है यूरोपियन से। ठीक है, तो वो 5 ईयर प्लान थे जिसमें एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया, उसमें हमें इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस किया गया। फिर हमने दोनों पे कंबाइन फोकस किया बच्चों। ठीक है, इसमें क्या किया जाए कि लाइक एग्रीकल्चर में हमने डैम बनाए, जिसको कहा था कि दे आर द टेम्पल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वो इरिगेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब उसमें कैनाल वगैरह बनाई गई इरिगेट करने के लिए। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की गई थी, पावर, कंस्ट्रक्शन, रोड कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों पे वर्क किया गया था। एक बार देख लेते हैं बुक में और क्या इसमें मिसिंग रह गया है। टारगेट एरिया प्लानिंग, ठीक है। तो अब जैसे इरिगेशन पे काम किया गया, मैन्युफैक्चरिंग जब इंडस्ट्री है उसके कैसे इंक्रीज किए जाए। ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी होगी तो रॉ मटेरियल ही पहुंचेगा बच्चों, और उसका प्रोडक्शन भी फास्ट मार्केट तक डिलीवर होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव किए करने की कोशिश की गई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियां बनाई ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लेके आए, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आज भी, बीजेपी ने बहुत ज़्यादा, लाइक पेंशन स्कीम है, एजुकेशन फ्री एजुकेशन स्कीम है, और मल्टीपल स्कीम्स आते रहते हैं। दूसरी प्लानिंग थी बच्चों रीजनल रीजनल प्लानिंग। देखो इसमें क्या होता है, देखो टू रिड्यूस द, यहाँ पे आ गई रीजनल। देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे बात की जाती है। इक्विटेबल का मतलब यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, किसी बच्चे को लाइक जो 2 साल का है उसको कम फूड की जरूरत होगी इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। ऐसा नहीं कि इक्वालिटी के नाम पे आप एक 2 साल के बच्चे को भी इतना खाना दे दो और 25 साल वाले को भी, वेस्टेज होगी और एक तरफ हंगर होगी। तो इस तरह से रीजनल बैलेंस कुछ अप्रोच, इसके अंदर कुछ टारगेट एरिया लिए गए, कुछ रीजन सेलेक्ट किए गए लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, जिसमें एटीएम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इन पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ पर्टिकुलर प्लान बनाए गए, लाइक दार्जिलिंग एरिया हिल एरिया डेवलपमेंट के लिए, और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंटीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब हम किसी पर्टिकुलर रीजन पे लाइक फोकस करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनल आपको समझ कवर कर लिया, सेक्टोरल समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग। ये क्या होती है, देखो ये जो टारगेट एरिया किए हमने वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके किए। लाइक क्या होता है, इंडिया एक वेरी डाइवर्स कंट्री, कहीं पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक जो नागा, जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ऑल्दो इट इज़ वेरी रिच इन रिसोर्सेज बट मोस्ट बैकवर्ड भी वही है। उसका रीज़न ये है कि रिसोर्सेज होने के साथ टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम एक बार कॉलोनी बने थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कम टेक्नोलॉजी थी। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट करता है और रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करता है। मतलब रिसोर्सेज होना अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ टेक्नोलॉजी है तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। अब बात आती है कि एक जापान कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज है, एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करके उसको फिर से तोड़ करके अपना न्यू प्रोडक्ट बना करके हमको रीसेल कर देता है और प्रॉफिट अर्न करता है। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस कंटेक्स्ट। तो इस सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आती है कि कुछ टारगेट
एरिया पे काम करती है, लाइक कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या था, कमांड एरिया, लाइक हमने इंदिरा गांधी कैनाल बनाई थी जो सतलुज रिवर हरिके डैम, हरिके बैरेज से लेके जो पंजाब हरियाणा का जो सिरसा वाला पार्ट है, फिर मतलब पैरेलल चलती है पाकिस्तान बॉर्डर के, और राजस्थान में काफ़ी जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है उसको इरिगेट करती है। अब वहाँ पे बहुत सारी कैनाल भी बनाई गई उनको इरिगेट करने के लिए, लेकिन उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल था और एक उसका जो और पोटेंशियल, मतलब एक तो जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन और एक एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल यूटिलाइजेशन एंड एक्चुअल पोटेंशियल टू डिफरेंट टर्म है। क्या होता है कि जैसे आप यहाँ आपके खेत से कैनाल जा रही है, आपके खेत से आगे वाला खेत क्या है, ऊंचाई पर है, वहां पे वो पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा क्या है कि उसको उस खेत तक पहुंचाने के लिए, उस फील्ड तक पहुंचाने के लिए आपको एक और छोटी कैनाल बनानी पड़ेगी, मतलब नहर होती है ना, उसको कनेक्टिविटी रब्जा या माइनर से हम कनेक्ट करते रहते हैं। बेसिकली हमने उसका एक्चुअल पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक है, जो यूटिलाइजेशन हो रहा था हमने उसका और पोटेंशियल बढ़ाया, और इसके अलावा हमने उस वाटर का क्या यूज किया, जो बचता था वहाँ पे वेटलैंड भी क्रिएट की। इसके अलावा वहाँ पे फॉरेस्ट्री लगाई ताकि वो जो डेजर्ट होता है वो एक्सपेंड करता है, मतलब जैसे वहाँ पे जो एयर ब्लो करती है वो बहुत ज़्यादा जो सैंड है वहाँ की रेतीली, उसको उड़ा करके और एरिया को मतलब खराब करती रहती है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या करा कि उस पर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इरिगेशन के पर्पज से आया था, इंदिरा गांधी कैनाल वाले एरिया में हमने उस वहाँ पे वाटर पोटेंशियल को इरिगेट जो उसका करने का था उसको इंक्रीज किया बाय इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी। बहुत दूर तक हमने उससे कनेक्टिविटी की खेतों में, उस एरिया में, राजस्थान में वाटर की। ड्रोट एरिया प्रोग्राम, इसमें हम रीड करेंगे काफ़ी डिटेल में। एक होता है इसी चैप्टर में स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। देखो बेसिकली इसका पर्पज क्या था बच्चों, कि जो यहाँ पे भी हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, रीजनल अप्रोच के अंदर आ रहा है ये, ठीक है, रीजनल अप्रोच के अंदर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स, रिच को नहीं, फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को, उनको हम लाइक कम पैसे मतलब लोन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं ताकि उनका इनकम लेवल, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो पाए, ठीक है। मार्जिनल फार्मर के लिए भी वही चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक ट्राइबल एरिया के लिए क्या था, इंटीग्रेटेड डेवलप ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक इंटीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिक पर्पज क्या था इसका, जो जो क्रक्स था वो क्या है, उनका इनकम इंक्रीज करना बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल्स, बाय इम्पार्टिंग देम नॉलेज, ताकि वो अपने जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि बच्चों, ठीक है बच्चों, ये ले लिया। अब 8th 5 ईयर प्लान ये कब आता है, ये आता है आगे हम देखो इस पे, अभी हमने कोशिश किया कि हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं प्लानिंग को, मल्टी लेवल प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। तो 8th 5 ईयर प्लान में बल्कि इससे पहले एक एनुअल प्लान आता है 1991 1992 के आसपास। उसमें हमने क्या करा था कि जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, हमने क्या कर दिया था कि अब लॉज को लिबरल कर दिया था कि कोई भी आके इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकता है, प्राइवेट कर दिया गया बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। अब तो सरकारी नौकरियां भी बहुत सारी प्राइवेट हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एमएनसीज का रोल आता है। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद हम रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ड्रोट एरिया प्रोग्राम पढ़ेंगे, फिर एक बारनौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। पूरा इस पे हम रीड पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर, ठीक है बच्चों।